हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें जैसा कि आप लोग हमेशा रखते हैं। तो साथियों, आज का लेक्चर हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड का 11वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पे 10 लेक्चर किए थे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बाकी के जो तमाम सारे टॉपिक्स थे उस पर एक एक करके हम लोग विस्तार में चर्चा किए थे। तो जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें 10 सारे वीडियोज जो हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से लगा दिए गए हैं। आप एक एक करके उन तमाम सारे वीडियो को देख लीजिएगा और साथ में एक रिटन नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन करने में आपको सुविधा हो सके। और मैं बार बार आप सभी को कहता हूं कि जब आप कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ते हो तो उस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर में, कोई भी क्वेश्चन बैंक में, तो आप उसको बाहर निकालें और आप उसको सॉल्व करके देखें। तब आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ने का कितना फ़ायदा हो रहा है। तो जो टॉपिक भी हमने पढ़ाया है उन तमाम सारे टॉपिक को पढ़कर आप हमारे साथ सवाल को सॉल्व करते चलना और साथ ही साथ यदि सवाल आपसे सॉल्व होता है या कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम लोग का क्या टॉपिक होने वाला है, उसके बाद उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य तौर पे टीचिंग मेथड के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? टीचिंग मेथड के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग यह समझ लो कि टीचिंग मेथड होता क्या है और टीचिंग मेथड की आवश्यकता हमें क्यों है, हमें क्यों यह पढ़ना चाहिए। तो देखिए साथियों, टीचिंग मेथड की आवश्यकता क्यों है यह तो आपको पता है। जब हम लोग नेट या फिर हम लोग जब JRF क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग आगे चल करके किसी न किसी विश्वविद्यालय में या कॉलेज में हम लोग पढ़ाने के लिए जाएंगे। तो जब आप पढ़ाएंगे तो आप किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में जो मेथड यूज किया जाता है, जो सेकेंडरी एजुकेशन में किया जाता है, उसके बाद जो आगे का UG का जो एजुकेशन है या फिर मास्टर का जो एजुकेशन है उसमें अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं मास्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए, MPhil के लिए या फिर DPhil के लिए या फिर PhD के लिए या फिर आप पोस्टडॉक के लिए, तो वहाँ पे टीचिंग मेथड ऐसे ही बदलते चले जाते हैं। तो कौन सा टीचिंग मेथड आपको किस क्लासरूम में इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यह आवश्यक क्यों है, मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। टीचिंग मेथड मूल तौर पे 3 प्रकार के होते हैं। पहले यह लिख लीजिए, टीचिंग मेथड जो है मूल तौर पे 3 प्रकार के होते हैं और उन तीनों का जो है अलग अलग कई तरह के प्रकार हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला जो टीचिंग मेथड है उसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी जो हिंदी में पढ़ते हैं वो लिख सकते हैं शिक्षक केंद्रित रणनीति। स्ट्रैटेजी को वही बोलते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, दूसरा होगा जो ऑब्वियस है इसके अपोजिट होगा। तो दूसरा जो होगा वह क्या होगा? स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। और तीसरे नंबर पे जो होगा वह होगा इन दोनों को मिला करके, इसको बोलेंगे मिक्स्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। यानी जो मिक्स स्ट्रैटेजी होगा, जो टीचर और स्टूडेंट दोनों को मिला करके जो अप्रोच का निर्माण होगा उसको हम लोग मिक्स स्ट्रैटेजी बोलेंगे। तो यदि आपने पुराने लेक्चर को देखा है तो मैंने आपको बताया था टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है। एक लाइन में समझे, टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है? जिसमें टीचर केंद्र में रहता है। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन जब हम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो शिक्षक केंद्र में रहते थे। वहाँ पे बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी नहीं थी। जो गुरुजी कह दिए वही आपको मानना है, ज़्यादा कुछ बोले तो कुटाना भी है। अब स्कूल में कुटाना बंद हो गया, हमारे समय तो कुटैया होता था तो हम लोग वहाँ पर भी कुटाते थे। तो यह जो अप्रोच था जहाँ पे मास्टर के सामने बच्चा कुछ भी नहीं बोल पाता था, मतलब गुरुजी कहते कि खड़ा होना है तो खड़ा हो जाओ, मुर्गा बनना है तो मुर्गा बन जाओ, ये सारे के सारे टीचर सेंटर्ड अप्रोच हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कहाँ पे आते हैं? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हायर एजुकेशन में चला आता है।
जैसे आप कहीं पे पढ़ने के लिए जाते हैं विश्वविद्यालय में, तो आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाता है, आप रिसर्च करते हैं। ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वह स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, जहाँ पर कोई आपका शिक्षक, कोई आपका गाइड, कोई आपका सुपरवाइज़र, कोई आपका मेंटोर एक बार बस बता देता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, बाकी सारा काम आप खुद से करते हैं। तो यह क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट अपने कर्तव्य का निर्वहन अपने आप को केंद्र में रख करके अपने ऊपर जिम्मा लेकर कर रहा है। तो यह अप्रोच जो कहलाता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कहलाता है। और तीसरा जो अप्रोच है वो इन दोनों को मिलाकर के जिसका निर्माण हुआ है उसे मिश्रित सेंटर्ड या फिर मिश्रित रणनीति कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है एक। टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में कई तरह के मेथड आएंगे, इसमें कौन कौन से मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली आज का लेक्चर इस पे होने वाला है। क्योंकि टीचिंग मेथड एक लेक्चर में कवर नहीं होगा, 2-3 घंटा चला जाएगा, इसीलिए हम लोग टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी को इस वीडियो में करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग स्टूडेंट सेंटर्ड को करेंगे और अगले वीडियो में उसके बाद मिक्स सेंटर्ड को करेंगे। तो तीनों को बारी बारी से करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग चूँकि विस्तार में पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग 3 लेक्चर में इसको करके बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आप हेडिंग दे दीजिए टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। अब देखो टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है, इसमें कई तरह के टीचिंग मेथड हैं। इसमें जो टोटल मेथड हैं वह 6 हैं। कितने हैं टोटल मेथड जो हैं वो 6 हैं। 6 कौन कौन हैं एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले आप हेडिंग दे दीजिए टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी, उसके बाद अगला लाइन लिखिए टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी के अंतर्गत टोटल टीचिंग मेथड की संख्या 6 है। उन 6 मेथड जो हैं कौन कौन से 6 मेथड हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर की यदि बात करें तो जो पहला जो अप्रोच है, पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड बहुत फेमस है। ये लेक्चर मेथड क्या होता है, आपको पता है कि टीचिंग का एक वैसा मेथड जिसमें हम अपने बच्चों को लेक्चर के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो एक चीज़ तो आपको स्पष्ट होगा कि लेक्चर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं। लेक्चर दरअसल हम लोग के कॉलेज लाइफ से शुरू होता है। जब हम लोग बच्चा में थे, जब हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में थे, हाई स्कूल में थे, इंटरमीडिएट में थे, तब तक लेक्चर मेथड नहीं था। लेकिन जैसे ही कॉलेज में गए लेक्चर मेथड की शुरुआत हो गई। तो लेक्चर मेथड का इस्तेमाल दरअसल बड़े समूह को पढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन से समूह को, देखो टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच में जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है इसको लार्ज ग्रुप मेथड भी कहते हैं। आप ऑब्लिक दे करके लिख लेना, लार्ज ग्रुप मेथड। इसमें देखो लार्ज ग्रुप को पढ़ाने के लिए जिन मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जितने भी 6 मेथड हम लोग पढ़ेंगे वह सभी के सभी मेथड शिक्षकों को, छात्रों का एक बड़े समूह, मैं माफ़ करना मैं शिक्षकों का एक बड़ा समूह बोल रहा था, छात्रों को एक बड़े समूह को संबोधित करने के लिए उनको पढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो लेक्चर किसके लिए किया जाता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्लासरूम में कहीं पे 100 बच्चे हैं, कहीं पे 150 बच्चे हैं, एक ही क्लासरूम में। तो एक बड़ा गैदरिंग है, बहुत सारे लोग हैं, एक लार्ज ग्रुप है। तो इन बच्चों को एक एक करके नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए ट्यूशन और कोचिंग में फ़र्क होता है। ट्यूशन में एक एक करके पढ़ाया जाता है, जैसे आप होम ट्यूशन जाते हो एक एक करके पढ़ाया जाता है। कोचिंग में एक एक करके नहीं पढ़ाया जाता है। तो लेक्चर मेथड क्या है, लार्ज ग्रुप को पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो लेक्चर मेथड का कई सारा फायदा भी है और कई तरह का लॉस भी है। लेक्चर मेथड हम लोग कैसे करते हैं, जैसे किसी भी लेक्चर को देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो आप लेक्चर दोगे नहीं। चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो ना, तो आप शिक्षक बन करके सोचो, प्रोफेसर बनकर सोचो। आप लेक्चर देने के लिए जाएंगे तो क्या आप ऐसे ही लेक्चर देने लगेंगे, नहीं। पहले आप उसका प्रिपरेशन करेंगे, आप उसकी तैयारी करेंगे, फिर आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। यदि आप एमए में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रेजेंटेशन करना होता है यूनिवर्सिटी में। जो लोग ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनको ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लोग रेगुलर कहीं से कर रहे हैं उनको करना पड़ता है, ठीक।
उसके बाद हम लोग यह सोचते हैं, उसका इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं कि भाई इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे बच्चे क्या सीखेंगे। तो यह 3 तरीका होता है, यह 3 स्ट्रैटेजी है लेक्चर देने से पहले। ये 3 तरीके के रणनीति पे हम लोग काम करते हैं। पहले टॉपिक को तैयार करते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद उसके इवैल्यूएशन के बारे में भी हम लोग सोच लेते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि लेक्चर मेथड का बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है। तो यदि बेनिफिट की बात की जाए तो बेनिफिट यह है कि जो शिक्षक है, जो प्रोफेसर है, उसके लिए तो आसान है। आसान क्यों है कि भाई तैयारी करके जाओ और लेक्चर दे करके आ जाओ, बच्चे सुने या ना सुने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारी एक मैम थी, मैं खैर उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो आती थी लेक्चर दे के चली जाती थी, बच्चे सब सोए रहते थे, मैं भी सोया रहता था। मतलब ऐसा नहीं कि सोया ही रहा पूरा यूजी में, 1-2 क्लास ऐसा हुआ जिसमें सोए रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे तो सोए ही रहते थे क्लास में, उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी सारे प्रोफेसर वैसे थे, केवल वो मैम के साथ ऐसा केस था। तो बेनिफिट क्या है इसका लेक्चर मेथड का कि यह बहुत आसान है शिक्षक के लिए, बहुत संक्षिप्त है। आप आराम से जाओ, लेक्चर में 2-3 पॉइंट लिख करके भी ले जा सकते हो, जाओ क्लासरूम में बक कर निकल लो। महीने का 1.5 लाख तो दे देगी नहीं यूजीसी, भारत सरकार या जो भी राज्य सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या क्लासरूम में बोल रहे हैं। तो यह शिक्षक के लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत संक्षिप्त भी है। और दूसरी बात, इससे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि बाप रे हमने लेक्चर अटेंड किया है, फलाना प्रोफेसर का चिलाना प्रोफेसर का। ये अलग बात है कि जब वो लेक्चर दे रहे थे तो वो कुछ और कर रहे थे, कहीं और उनका निगाह था, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट लेक्चर मेथड आसान होता है शिक्षक के लिए। ठीक, इसमें एक फ़ायदा और क्या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसमें एक साथ पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे आप कोई सेमिनार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कोई एक आया, कोई मोटिवेशनल सेमिनार में चले गए तो वहाँ पे आया है, सामने में पोडियम पे खड़ा है और वहाँ पे हज़ारों कैंडिडेट हैं, वो सभी के सभी चुपचाप सुन रहे हैं। तो लेक्चर मेथड का प्रयोग बड़े से बड़े गैदरिंग में किया जाता है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके लिए हम लोग लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन इसका लॉस क्या हो सकता है साथियों? इसका लॉस भी होता है। लॉस यह होता है कि बच्चा सोया हुआ है कि जगा हुआ है, उससे प्रोफेसर को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसी को बोलते हैं पैसिव लिसनिंग। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा हो तो मैंने बताया था कि लिसनिंग कई प्रकार के होते हैं, पैसिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग किसको बोलते हैं? जिसमें आप सुन रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और आप सवाल भी कर रहे हैं। पैसिव लिसनिंग जिसमें आप सुन रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि क्या बोल रहा है, बस मतलब एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकल रहा है। तो लेक्चर मेथड में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पैसिव लर्निंग के मोड में चले जाते हैं। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा लॉस क्या है ना कि इसमें प्रोफेसर केवल लेक्चर दे रहा होता है, तो यह 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक, और कम्युनिकेशन का यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन उसी को माना जाता है जो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे अभी मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यह क्या है? 1 वे कम्युनिकेशन है। लेकिन यदि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता और मैं लाइव होता और आप लोग सवाल पूछ रहे होते तो वो 2 वे कम्युनिकेशन होता। तो 2 वे कम्युनिकेशन जो होता है 1 वे की तुलना में अक्सर, ठीक है, अक्सर या प्रायः बेहतर होता है। तो लेक्चर मेथड का सबसे हानि वाली बात क्या है? यही कि यह 2 वे कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता है। प्रोफेसर आए, लेक्चर दे करके चले गए। हालांकि कुछ प्रोफेसर हैं जो 2 वे कम्युनिकेशन को भी करते हैं, लेकिन अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? चलिए, बस इतनी सी बात है। दूसरे मेथड के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जहाँ पे समझ में नहीं आया ना वहाँ पे एकदम टाइम नोट कर लेना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यहाँ शर्माने वाली बात नहीं है, आप मुझे ज़रूर बताना। और यदि समझ में आ जाए ना तब भी आप बताना, ताकि मोटिवेशन मिले मुझे आगे काम कर सके। दूसरा जो मेथड है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसको थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, है ना। दूसरा जो मेथड है उसका लिखिए, उसको बोलते हैं लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। देखो, यदि आपने लेक्चर मेथड समझ गया तो लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी आप समझ जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन को बोलते हैं प्रदर्शन। जैसे एक लड़का करता है ना प्रदर्शन किसके सामने, आप समझ रहे हैं ना, हाँ, उसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। तो जब आप लेक्चर मेथड कर रहे थे, जब आप मतलब बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आप लेक्चर दे करके निकल गए, लेकिन
लेक्चर में आप बोर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बोर्ड पे कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं, उसको लिखवा रहे हैं, कोई शेड्यूल है, कोई मैप है, यानी उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यह बिल्कुल बेसिक अंतर है। यह लेक्चर मेथड को यदि आपको बेहतर बनाना है तो लेक्चर में थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन जोड़ लीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या अंतर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वही सेम वाली बातें होंगी जो पीछे हमने बताया आपको। तीसरा जो इसमें मेथड है उसको बोलते हैं टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है, टीम टीचिंग यानी कि टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए एक टीम होगा। तो पढ़ाने के लिए टीम किसका होगा? बच्चे तो नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे, प्रोफेसर पढ़ाएंगे, स्कॉलर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे शिक्षकों का एक टीम होगा और ये सारे टीम मिलकर के बच्चों को एक साथ पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे कहीं पे आप कोई प्रोग्राम करते हो, सिंपोजियम का आयोजन करते हो, कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हो, तो वहाँ पे एक शिक्षक नहीं होते हैं, टॉपिक एक है, लेकिन उस टॉपिक के एक पहलू पे, जैसे आलोचनात्मक रुख कोई और प्रोफेसर करेंगे, उसके सकारात्मक रुख पे कोई और प्रकाश डालेंगे, और उसके बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उस पर कोई और प्रोफेसर उसके ऊपर प्रकाश डालने का काम करते हैं। तो यह जो मेथड कहलाता है इसको टीम टीचिंग मेथड कहते हैं। अब इसका फ़ायदा भी है, फ़ायदा यह है कि आप एक एक पहलू को विस्तार से समझ सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका लॉस क्या है कि इसमें आप शिक्षक से डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह टीम टीचिंग मेथड है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे शिक्षक भी हैं। समझ में आ गई बात? आ गई ना? तो जो भी सिंपोजियम होगा, जो भी टॉक होगा, जो पैनल डिस्कशन होगा, उसमें टीम टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे ख्याल से आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चौथे नंबर पे बात करते हैं। चौथा जो अप्रोच है, चौथा अप्रोच क्या हो सकता है, आप लोग गेस करिए। चौथा जो अप्रोच है उसको बोलते हैं टेलीविज़न या वीडियो के माध्यम से। टेलीविज़न या वीडियो, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। टेलीविज़न या वीडियो, देखो वीडियो जो है, वीडियो दो प्रकार का भी हो सकता है। एक केवल वीडियो है बिना आवाज़ का, और एक वीडियो है जिसको आप मल्टीमीडिया कहते हैं, जिसमें वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी है। तो टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न वह माध्यम है जिसमें ऑडियो भी है और ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी है, ठीक है। तो यह जो माध्यम है वह सबसे कारगर माध्यम माना जाता है। लेकिन टेलीविज़न से स्टडी करने का या पढ़ाने का लाभ भी है और लॉस भी है। लाभ क्या है कि आप बहुत आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, जैसे इसमें मैप के माध्यम से, शेड्यूल के माध्यम से, या फिर आप कोई एक चार्ट तैयार कर लीजिए, उसके माध्यम से आप यहाँ पर बच्चों को समझा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करके आप उसको एक एक करके ग्राफ बना करके समझा सकते हैं। लेकिन लॉस क्या है? टेलीविज़न जो है वन वे कम्युनिकेशन है। क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है। तो इसमें छात्र जो है आपसे बात नहीं कर पाएगा। तो टेलीविज़न एक अच्छा माध्यम तो है, टेलीविज़न एक अच्छा माध्यम तो है पढ़ाने का, लेकिन उसका लॉस क्या है कि वह वन वे है, उसमें आपसे बच्चे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? जैसे गाँव के जो बच्चे हैं, बहुत दूर दराज के बच्चे हैं, जो देहात के बच्चे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन उनके पास एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपके वीडियो को देख सकते हैं। टेलीविज़न का क्या मतलब होता है? टेली शब्द से बना, टेली जो शब्द है ना, टेली का मतलब दूर होता है, डिस्टेंस, और विजन का मतलब देखना, जिसको हम लोग दूर से भी देख सकते हैं। दूरदर्शन इसको हिंदी में बोलते हैं ना, इसी से बना टेलीस्कोप, ठीक है। टेली इसका रूट वर्ड है अंग्रेजी का। तो टेलीविज़न का जो मीडिया है, टेलीविज़न एक माध्यम जो है वो पढ़ाने के लिए बढ़िया माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर जो वंचित लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, वह भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वह भी इससे पढ़ सकते हैं। लॉस क्या है? वन वे कम्युनिकेशन होगा, इसमें आप डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आवाज़ के साथ है तब तो वो टेलीविज़न में चला जाएगा। वीडियो यदि सिर्फ उसमें ऑडियो है तो वह फिर रेडियो में काउंट हो जाएगा। तो रेडियो में भी दिक्कत यही है कि इसमें डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इसमें यदि आपके पास एक्टिव लिसनिंग है, यदि आप कान लगा के सुन रहे हैं,
एक्टिव लिसनिंग है, तब तो फिर ठीक है रेडियो आपके लिए। लेकिन रेडियो कभी भी ज़्यादा बेहतर माध्यम नहीं हो सकता टेलीविज़न की तुलना में, क्योंकि रेडियो में केवल ऑडियो है, टेलीविज़न में ऑडियो और वीडियो साथ साथ है। और जहाँ पर ऑडियो विजुअल प्रोग्राम होगा वो ऑडियो प्रोग्राम की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप देखना कभी भी कोई भी आप ऑडियो को सुनो या फिर आप कोई न्यूज़ चैनल पे टेलीविज़न पे आप उस ऑडियो और वीडियो को एक साथ देखो, तब आपको कितनी चीज़ें समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग डेल का त्रिकोणीय मेथड पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे यह पढ़ना है कि ऑडियो के माध्यम से कितना % समझ में आता है और वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ हो तो उसमें कितना समझ में आता है। तो यदि आप वहाँ पे % चेक करेंगे ना, तो टेलीविज़न के माध्यम से बच्चे सबसे ज़्यादा समझते हैं। ये हम लोग डेल के त्रिकोणीय मेथड में इसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में ही हमें पढ़ना है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। 5वें नंबर पे बात करें, 5वां जो स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं रिव्यू मेथड। रिव्यू मेथड कोई अलग से मेथड नहीं है। रिव्यू मेथड में ऊपर में जो 3-4 मेथड पढ़े, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो टीम टीचिंग मेथड हो, या फिर टेलीविज़न का माध्यम हो, या फिर लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन का माध्यम हो, इन सभी को हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं और रिव्यू करके देखते हैं कि किससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आ रहा है। इसी को बोलते हैं रिव्यू मेथड। रिव्यू करने के बाद जिस प्रक्रिया का, जिस टीचिंग मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उसको रिव्यू मेथड कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए 6ठे नंबर पे लास्ट आज का, उसको बोलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न उत्तर शिक्षण नीति। ठीक है, आप लिख लीजिएगा प्रश्न उत्तर शिक्षण नीति। इसमें क्या है साथियों, इसका जो निक नेम है, निक नेम कर रहा हूँ, इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं सुकराती मेथड। सुकराती मेथड इसका नाम क्यों पड़ा? सुकरात से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ था सुकरात के लाइफ में, कि इस एग्जाम्पल से आप समझना इसको सुकराती मेथड क्यों कहते हैं। इसका निक नेम, यदि आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन आंसर मेथड को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो सुकराती मेथड से आप याद कर लेना। सुकराती मेथड क्या है? एक बार क्या हुआ कि सुकरात के पास उनका एक स्टूडेंट आया, उसने बोला कि हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे अंदर कितनी ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, कितनी ऊर्जा होनी चाहिए हमारे अंदर, कैसा भाव होना चाहिए, किस तरीके की ताकत होनी चाहिए, किस तरीके का हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, रणनीति होना चाहिए। तो सुकरात उसको लेकर गए, कहाँ लेकर गए? समंदर किनारे, और गहरे पानी में ले गए और उसको अंदर डुबो दिए और डुबा करके रखे 2-4 मिनट। फिर वो बच्चा जो है बहुत मतलब डूबने लगा, उसको सांस लेने में नहीं बन रहा था, बहुत तकलीफ होने लगा। उसके बाद फिर वो बहुत चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। तब सुकरात ने फिर उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर पूछा कि क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें कितनी ऊर्जा चाहिए? तो उस स्टूडेंट ने बोला कि हाँ मुझे समझ में आया। तो बोला, फिर उसने सुकरात ने उसे समझाया कि जब मैं तुम्हें पानी में डुबो रहा था तब तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा था, सबसे पहला पॉइंट क्या उभर रहा था? तो उसने बोला कि हमें किसी भी तरीके से बचना है, चाहे जितनी भी ऊर्जा क्यों न लगानी पड़े। तो बस इन्होंने कहा कि बस यही मेरा मंत्र है कि यदि तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारा डेडिकेशन होना चाहिए जिस तरीके से डेडिकेशन अभी तुम्हारा था कि इस पानी में डूबने से किसी भी तरीके से हमें बचना है, चाहे कितनी भी ऊर्जा क्यों ना खर्च करनी पड़े। इसी तरीके का भाव तुमको अपने अंदर उत्पन्न करना होगा। ठीक है, तो यह जो सुकराती मेथड जो है इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिखाया जाता है, इसमें न्यू नॉलेज को भी दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और यह जो है साइकोलॉजी पर बेस्ड होता है, मनोवैज्ञानिक थ्योरी पे, साइकोलॉजिकल थ्योरी पर यह आधारित होता है। समझ में आ गई बात। चलिए, यदि इतना समझ में आ गया है तो मेरा ख्याल है कि यह लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और मैं बार बार आप सभी को बोलता हूं कि आप एक बार पढ़ो ताकि आप दूसरे बार किसी को पढ़ा सको, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने तमाम सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हमारी मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।